मैं अर्जुन कुमार एक बार फिर से आपका केमिस्ट्री माय ड्रीम में स्वागत करता हूं। चैप्टर 3 को कंटिन्यू रखते हुए जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स है क्लास 12 के लिए, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके पहले हमने आपको मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये सारा कुछ हमने आपसे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमारे पास में वेरियस मेथड्स है टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए, जैसे पहला जो है इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले हम लोग डिफरेंट मेथड्स को जो है कलेक्ट कर लेते हैं, तो ये है ग्राफिकल मेथड। इसके बाद जो आता है वो होता है इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड। तीसरा जो है वो है इंटीग्रेटेड रेट मेथड। इंटीग्रेटेड रेट मेथड, ठीक है। और चौथा जो होगा वो होगा ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। आइसोलेशन मेथड। और पांचवा जो है ये है हाफ लाइफ मेथड। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में कितने मेथड्स हैं? 5 मेथड्स हैं। इससे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अब इसमें है क्या कि 1 बाय 1 जो है हम लोग ये मेथड पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे ग्राफिकल मेथड, तो ये तो एक जगह कलेक्शन हो गया। अब 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। देखिए, अब पहला जो है ये आपका है ग्राफिकल मेथड। कहता है कि ये ग्राफिकल मेथड जो होता है इसमें केवल ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं। अब ग्राफ किसके किसके बीच प्लॉट करते हैं, तो देखिए मैं बतलाता हूं। सबसे पहले तो हमको ये लिखना है कि दिस इज applicable for single reactant only। कहने का मतलब ये जो मेथड अप्लीकेबल है वो सिंगल रिएक्टेंट के लिए, इसमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो कहता है कि कोई रिएक्टेंट रहेगा जिसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अब उस रिएक्टेंट को रिएक्शन के लिए हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तो डिफरेंट टाइम में हम लोग डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेकर के हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे। तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास में एक ग्राफ मिलेगा। देखिए, सिंपली हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ किसके किसके बीच होगा, ये देखिए यहाँ, ये टाइम होगा और ये कॉन्सेंट्रेशन होगा, जिसको जनरली हम लोग यहाँ पर मोलर कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग रिएक्टेंट के लिए ये ग्राफ होता है। जानते हैं कि ये रिएक्टेंट का ग्राफ है। ठीक है, तो ग्राफ का नेचर कैसा होता है, कर्व होता है। ये हम लोग पहले भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला ग्राफ जो होगा, तो देखिए इसमें जो स्टेप्स रिक्वायर्ड है वो क्या स्टेप्स है।
यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं स्टेप्स रिक्वायर्ड। अब देखिए स्टेप्स रिक्वायर्ड में फर्स्ट स्टेप जो है वो है ग्राफ बिटवीन, बताइए किसके किसके बीच, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम टू गेट रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये जो है हमको रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के वर्सेस अगर ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ क्या मिलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ होगा। इसके बाद कहता है कि फिर हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब उसी डेटा से हम लोगों को क्या करना है, अगेन a graph between molar concentration of reactant, है ना, and time for instantaneous rate of reaction। देखिए वहां था रेट ऑफ रिएक्शन और यहां है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखिए आपको याद होगा कि हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं और टेंजेंट पर कोई दो पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर यानी टाइम एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं और एक जो है कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस पर, यहाँ से इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये जो दो पॉइंट मिलता है, देखिए यहाँ पर ये ए बी से जो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो क्या करता है, पॉइंट सी पर उसको, है ना, वो परपेंडिकुलर जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पर AC बाई BC जो होता है वो क्या होता है, यहाँ AC बाई BC जो होगा ये होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, है ना, एक बार रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, दूसरे बार इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। अब तीसरी बार जो हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे वो होगा ग्राफ इन बिटवीन। अब किसके किसके बीच में ग्राफ होगा, तो वहां हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि इसका एक कॉलम मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड मोलर concentration of reactant with different orders। अब डिफरेंट ऑर्डर्स का मतलब क्या हुआ, जैसे हुआ जीरो ऑर्डर के लिए, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए। जैसे मान लो कि भाई हमने एक ग्राफ प्लॉट किया, ये है कॉन्सेंट्रेशन जिसका कि ऑर्डर मान लीजिए हम यहाँ पर अभी n ले लेते हैं, तो n का मतलब हुआ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम जीरो ऑर्डर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, है ना। और ये जो है यहाँ पर हम लोग रख लेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये देखिए,
तो एक एक्सिस पर हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरे एक्सिस पर क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, रिएक्टेंट विथ डिफरेंट ऑर्डर, है ना। इसका जो है हम लोगों ने ऑर्डर क्या किया, डिफरेंट कर दिया। तो आप जान ही रहे हैं कि डिफरेंट ऑर्डर का मतलब आइदर हमको जीरो ऑर्डर का या फर्स्ट ऑर्डर का या सेकेंड ऑर्डर का लेंगे। कहता है कि ये ग्राफ का नेचर जो है स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन नेचर ऑफ ग्राफ जो होगा वो इंडिकेट करेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। जैसे यहां पर लिखेंगे हम लोग स्ट्रेट लाइन नेचर ऑफ ग्राफ, स्ट्रेट लाइन नेचर, है ना, स्ट्रेट लाइन नेचर ऑफ ग्राफ इंडिकेट्स the reaction is of particular order, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जीरो ऑर्डर के लिए हम ये ग्राफ प्लॉट करें और स्ट्रेट लाइन नेचर ऑफ ग्राफ आ गया, तो इसका मतलब रिएक्शन किस ऑर्डर का होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का होगा। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए n का वैल्यू 1 ले लें, उसमें अगर ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन आ गया तो फर्स्ट ऑर्डर का होगा, है ना। अगर सेकेंड ऑर्डर के लिए ले लें, उसमें अगर स्ट्रेट लाइन नेचर आ गया तो सेकेंड ऑर्डर का होगा। कहने का मतलब जिस पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, है ना, ऑर्डर के लिए वो ग्राफ का नेचर अगर स्ट्रेट लाइन आ जाएगा तो वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। इसका मतलब अगर जीरो ऑर्डर के लिए स्ट्रेट लाइन आ गया तो फिर फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के लिए हमको स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। लेकिन अगर हमको जीरो ऑर्डर के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं आया तो हम फर्स्ट ऑर्डर में देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर में भी अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आया तो सेकेंड ऑर्डर के लिए देखेंगे। किसी न किसी ऑर्डर में ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन आएगा, और जैसे ही ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन आएगा तो देखिए यहां पर हमने लिख दिया है कि स्ट्रेट लाइन नेचर ऑफ ग्राफ इंडिकेट्स द रिएक्शन इज ऑफ पर्टिकुलर ऑर्डर। तो जिस ऑर्डर के लिए, मतलब कॉन्सेंट्रेशन के जिस पावर के लिए, जैसे पावर हम 0 देंगे, 1 देंगे, 2 देंगे, वही ऑर्डर शो करता है रिएक्टेंट का। तो रिएक्टेंट के जिस ऑर्डर के लिए अगर ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन आ जाएगा इन बिटवीन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन, है ना, ऑफ पर्टिकुलर ऑर्डर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ पर्टिकुलर ऑर्डर, तो फिर उसमें क्या होगा कि वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो ये जो ग्राफिकल मेथड है, इनफैक्ट ये तो सिलेबस में दिया हुआ अलग से है नहीं, लेकिन एनसीईआरटी बुक अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो वहां देखते हैं क्या कि फर्स्ट जो आपका मेथड है वो ग्राफिकल मेथड ही है, और इसको जानना भी चाहिए। हो सकता है कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट होगा, लेकिन ऐसे सिलेबस में जो है आपका एकेडमिक सिलेबस में ये ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन नहीं के बराबर आता है, और कभी कभी इसको डिलीट किया हुआ भी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड हो गया ग्राफिकल मेथड, जिसमें केवल ग्राफ से हम लोग प्लॉट करते हैं। पहला ग्राफ रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, दूसरा ग्राफ इसी में हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करके इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, और फाइनली जो तीसरा ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ पर्टिकुलर ऑर्डर। और जिस ऑर्डर के लिए ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन आ जाएगा वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को इंडिकेट करेगा।
तो इस तरह से हमारा जो है ग्राफिकल मेथड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो हमारा है वो है आपका इनिशियल रेट मेथड। क्या है दूसरा? ये है इनिशियल रेट मेथड। लीजिए इसको मैं फिर से लिख देता हूं, इनिशियल रेट मेथड। अब इनिशियल रेट मेथड में क्या होता है, कहता है कि इसमें भी कुछ स्टेप्स रिक्वायर्ड है। कोई रिएक्शन आपको दिया हुआ रहेगा, है ना, उस रिएक्शन को आपको जानना है कि वो किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का है। तो देखिए उसमें कहता है कि 2-3 स्टेप आपको जो है उसमें भी लिखना पड़ता है। पहला है कि राइट हाइपोथेटिकल रेट लॉ फॉर द गिवन रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? कहता है कि जो भी आपका रिएक्शन दिया हुआ रहेगा, है ना, क्योंकि किसी भी रिएक्शन के लिए ही तो हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो जो भी रिएक्शन दिया हुआ रहेगा उसका एक हाइपोथेटिकल रेट लॉ, मतलब एक्चुअल रेट लॉ नहीं होगा, पहले क्या होगा, हाइपोथेटिकल रेट लॉ हम लोग लिखेंगे। अब जैसे सपोज कीजिए कि इस तरह से कोई रिएक्शन जो है आपके पास में दिया हुआ है। सपोज कीजिए कि ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हाइपोथेटिकल रेट लॉ क्या हो सकता है? देखिए रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन A टू दी पावर X एंड कॉन्सेंट्रेशन B टू दी पावर Y। इसी को बोलते हैं हम लोग हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी रेट लॉ। हाइपोथेटिकल का मतलब हुआ कि ये एक जो है रेट लॉ का डिजाइन कहिए, फॉर्म कहिए, लेकिन जब तक हम x और y का वैल्यू निकाल नहीं लेते हैं तब तक ये एक्चुअल रेट लॉ नहीं होगा। तो सबसे पहले जो भी रिएक्शन दिया हुआ रहेगा उसका हम लोग क्या लिख लेंगे, हाइपोथेटिकल रेट लॉ लिख लेंगे। इसके बाद दूसरा जो स्टेप होगा वो कहता है कि देखिए आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहेगा। सपोज कीजिए कि इस एक्सपेरिमेंट को अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन लेकर के 4 एक्सपेरिमेंट किया गया, मतलब इसमें कम से कम 3 एक्सपेरिमेंट होता है। अलग से अलग, अधिक से अधिक आप 4, 5, 6 कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो कहता है कि ए और बी का डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू लेकर के अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया गया। तो वहां पर हम लोगों को क्या करना है कि देखिए यहां सेकेंड स्टेप में हम लोगों को लिखना है कि कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर सिमिलर concentration of reactant, अब देखिए यहां पर क्या है कि ये तो आपका 2 रिएक्टेंट है इसमें, मतलब इसमें तो कम से कम जो है 2 रहेगा ही, या इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये जो है कम से कम 2 रिएक्टेंट की बात कही गई है। तो देखिए कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर सिमिलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए का जो कॉन्सेंट्रेशन कॉलम दिया हुआ रहेगा और बी का जो कॉन्सेंट्रेशन कॉलम दिया हुआ रहेगा, उस दोनों में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले ए के लिए देखेंगे कि ए का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ कहाँ सिमिलर है या सेम है ना। हम पहले सेम देखेंगे फिर सिमिलर देखेंगे, तो उसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि 3 एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। 3 एक्सपेरिमेंट का मतलब एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3।
अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट ए है, बी है और सी है। हम ऐसे आपको जो है एग्जाम्पल दे करके बताते हैं। अब जैसे मान लीजिए ए का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर है, बी का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ, तो ए वाले एक्सपेरिमेंट में मान लीजिए कि 0.3 है, तो बी का वैल्यू 0.4 है। सपोज कीजिए बी में 0.1 है, ये 0.5 है, ये देखिए 0.3 है, ये 0.4 है मान लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो रहा है, ये देखिए, बल्कि इसको जो है हम लोग 0.5 ले लें, इसको हम लोग 0.5 लें, तो ठीक है। यहां देख लीजिए, अब इसमें जो है ए वाले में कौन कौन कॉन्सेंट्रेशन टर्म सेम है, एक ए है और सी है, तो इस दोनों को कंपेयर कर लेंगे। और बी के लिए जब हम लोगों को कंपेयर करना होगा, इसमें देखिए बी और सी का कॉन्सेंट्रेशन जो है 0.5 है ना। तो ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर सिमिलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इतना ही नहीं, ए और बी का जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज है, इसके अलावा भी तीसरा कॉलम रहेगा, वो रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन का कॉलम, जो यहां पर लिखा हुआ है ना, कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट भी होगा या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट भी होगा। तो वो तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात होगी, वो भी एक कॉलम आपको जो है मिल जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर सिमिलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हम लोग देख लेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, फाइनली हम लोगों को क्या होगा, जैसे ही सेम कॉन्सेंट्रेशन के लिए देखेंगे, तो एक बार x का यहां पर पावर ये वाला वैल्यू घर कैंसिल हो जाएगा तो y निकल जाएगा, और y वाला वैल्यू कैंसिल हो जाएगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा यहां पर। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। हाँ, फाइनली we get the values of x and y, है ना। then x and y, and we can write एक्चुअल रेट लॉ। देखिए ये सबसे जरूरी है, ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल रेट लॉ हो जाएगा। तो पहले कौन सा रेट लॉ था, हाइपोथेटिकल रेट लॉ, और अभी जो हम लोग लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, एक्चुअल रेट लॉ। क्योंकि x और y का वैल्यू देखिए, ये x है, ये y है, तो ये वैल्यू जैसे ही हमको मिलेगा तो वो क्या मिल जाएगा, एक्चुअल रेट लॉ हो जाएगा। और एक्चुअल रेट लॉ जैसे ही होगा तो वी कैन इजिली फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बताइए, इसके बाद हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे कि नहीं, कैसे निकलेगा वो, एक मिनट जरा। वी कैन इजिली फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैसे होगा, उस पावर को ऐड कर देंगे, कैसे, x प्लस वाई कर देंगे। तो x प्लस वाई जो होगा ये आपका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इनिशियल रेट मेथड से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। और आपको हम इस पर न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, जैसे ही न्यूमेरिकल करवा देंगे आपका ये जो मेथड है और वे दिमाग में सेट कर जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारा इनिशियल रेट मेथड भी कंप्लीट हो जाता है। अब जो हमारा होता है वो थर्ड में आता है, तीसरा जो है वो है आपका इंटीग्रेटेड रेट मेथड। इंटीग्रेटेड
रेट मेथड। अब इंटीग्रेटेड रेट मेथड जो है, तो आप जानते हैं कि इंटीग्रेटेड रेट मेथड के लिए हम लोगों को क्या है, बस इंटीग्रेशन पर देखना है। ये है आपका इंटीग्रेटेड रेट मेथड। लीजिए हम इसको जो है इससे खास करके जो है आपको लिख देते हैं, इंटीग्रेटेड रेट मेथड। अब इस इंटीग्रेटेड रेट मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारे दो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए होगा, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होगा और दूसरा क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोगों को पढ़ना होगा। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट में लिखते हैं हम लोग फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या करना है, कोई हम लोग पर्टिकुलर, देखिए यहां पर ये जो है रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं। ये रिएक्शन कई बार हम लोग एक बार कंसीडर कर चुके हैं। किसमें कर चुके हैं, खास करके यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट लिखने के लिए अगर आप पिछला पेज जो है पलट करके देखेंगे तो वो मिल जाएगा। तो बताइए इसमें nth ऑर्डर हम लोग ले लेते हैं, तो जीरो ऑर्डर के लिए n का वैल्यू क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। तो यहां पर हम लोग को करना क्या है कि अगर इसका हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ए बाय क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू के, देखिए यहां पर, और कॉन्सेंट्रेशन ए टू दी पावर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब n का वैल्यू जीरो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हो जाएगा। और ये जो माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ए बाई डी टी ये क्या दे रहा है, ये रेट ऑफ रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है जो पहले भी हम आपको बता चुके हैं। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, देखिए इससे हमको यही मिलेगा कि डी कॉन्सेंट्रेशन ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी हम लोग लिख पाएंगे। अब आप कहेंगे कि भाई कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट का वैल्यू क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। किसी भी डिजिट का पावर अगर जीरो हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, वन हो जाता है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो यहां लिख लेंगे हम लोग टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स वी गेट, बोथ साइड्स वी गेट। बताइए जैसे ही इंटीग्रेशन आप लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये इस तरह का बन जाएगा, डी कॉन्सेंट्रेशन ए इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन डी टी। होगा कि नहीं। अब यहां पर जो है ये सिंपल इंटीग्रेशन आप जानते होंगे, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ये ए हो जाएगा। जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है तो dA का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस के टी हो जाएगा। और एक तो हम लोगों को ये c जो है लिखना है किसके लिए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट के लिए। कहीं कहीं पर i भी लिखते हैं और कहीं कहीं पर c लिखते हैं। तो यहां हम लोग लिख देंगे कि वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जो आप पहले भी जानते होंगे। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो और आसानी से जानेंगे, और अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो कम से कम फिजिक्स में तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की जरूरत तो होती ही है ना। तो इसको जो है हम ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसी में हम लोग क्या कर देते हैं कि इफ t इज इक्वल टू 0 देन a इज इक्वल टू a नॉट हो जाता है। अब आप कहेंगे कि ये a नॉट क्या है भाई, तो a नॉट जो है कॉन्सेंट्रेशन a नॉट जो होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, जो हमने a रिएक्टेंट लिया उसमें
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को कौन डिनोट करता है? ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो ए और नॉट लिखे हैं ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ये जो ए है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी हम लोग लेते हैं। तो देखिए टी इक्वल टू 0, तो देन अगर टी 0 हो गया इसका मतलब है कि रिएक्शन हुआ नहीं, है ना। तो जब रिएक्शन नहीं हुआ तो जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वही फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। तो यहां पर आपका जो है वो क्या हो जाएगा? देखिए फ्रॉम 1 हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं C इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट लिख सकते हैं। देयरफॉर हमारे पास में फिर से अगेन फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा? अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट। बोलिए होगा कि नहीं होगा? और फाइनली अगर आप लिखना चाहते हैं तो के का वैल्यू देखिए, रेट कांस्टेंट का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट माइनस कॉन्सेंट्रेशन ए डिवाइडेड बाई हो जाएगा टी। और इसको हम लोग क्या कर दें? इनक्लोज कर दें एक अलग कलर से, सो दैट कि आपको देखने में आसान लगे। देखिए तो ये जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या मिल गया हम लोगों को? रेट कांस्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम के बीच में एक रिलेशन मिल गया। तो अब अगर हमको इसमें से कोई भी 3 वैल्यूज दिया हुआ रहेगा तो हम लोग क्या कर लेंगे? रेट कांस्टेंट का वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे, और इसी में आपको हम नेक्स्ट टाइम आपको बतलाएंगे हाफ लाइफ पीरियड। अब हाफ लाइफ ऑफ रिएक्टेंट या हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, उस फॉर्म में भी हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे या रेट कांस्टेंट का रिलेशन निकालेंगे। किससे भाई? हाफ लाइफ से। तो इस पर जो है ये काम हम लोग बाद में करते हैं। तब तक इतना पर जो है आप अच्छी तरह से ध्यान देंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आपका एम जो है केमिस्ट्री माय ड्रीम के थ्रू आपका पूरा होगा, और आपका भी जो ड्रीम होगा वो भी ग्रेजुअली हम पूरा करवाएंगे। ओके, थैंक यू, बी सेफ।